एक जो क्रीमी लेयर है आपके कैप्टन्स की, जहाँ पर बड़े बड़े नाम हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत, उनके लिए जाने के लिए इनके पास उतना बजट बचेगा नहीं, तो उनको एक बोलते ना टियर 2 का फिर कैप्टन उठाना पड़ेगा, प्रॉबेबली जैसे फाफ डू प्लेसी है। मैं देख सकता हूँ अक्सर को कैप्टनसी मिलते हुए। अरे मत बनाओ यार गंतव्य कैप्टन भाई। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का वन कप क्रिकेट पर स्पोर्ट्स कैफे की खास प्रेजेंटेशन। और पिछले महीने जो हमने आईपीएल रिटेंशन के बारे में चर्चा करी थी, उस पर आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और उसी के चलते अब जो है इस महीने हम लाए हैं कई सारे नए वीडियोस, एक सीरीज स्पेशल लाए हैं आपके लिए, जहां पर हम बात करेंगे आईपीएल रिटेंशन के आगे की कहानी, यानी कि ऑक्शन में क्या क्या करेगी ये टीमें। और हर बार की तरह मेरे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे मेरे दो अच्छे दोस्त गंतव्य और अनुपम। और आपको थोड़ा शुरुआत में मैं शो का फॉर्मेट बता देता हूँ। गंतव्य, अनुपम और मैं तीनों मिलकर अपने वक्तव्य देंगे यहाँ पर, पहले तो टीम्स के रिटेंशन पॉलिसीज़ पर, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या और कौन से प्लेयर्स के पीछे ये टीम ऑक्शंस में भागेंगी। तो बिना ज़्यादा समय ज़ाया करे, गंतव्य, अनुपम, स्वागत है आप लोगों का। और सबसे पहले जिस टीम की हम बात करेंगे वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। चैंपियन टीम पिछले सीज़न की, धाकड़ एकदम परफॉर्मेंस रही और इसीलिए बहुत नज़र रहेगी उन पर किस तरह से उनका ऑक्शन बीतता है। लेकिन ऑक्शन से पहले बात करेंगे रिटेंशन की। अनुपम, 6 रिटेंशन यहाँ पर, बड़े बड़े नाम हैं, आप कितने मार्क्स देंगे अगर मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ 10 ऑन कोलकाता's रिटेंशन पॉलिसी? आई कम टू गंतव्य राइट आफ्टर दैट, बट अनुपम वील स्टार्ट विद यू। देखिए अमित, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को देखें तो एक जो बड़ा नाम था जिसने टाइटल जिताया वो तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जो रिटेंशन की उन्होंने, तो जो हर टीम के पास 6 का कोटा होता है वो उन्होंने अपना पूरा कर लिया। जिसमें आप देखें रिंकू सिंह है सबसे ऊपर। कभी जो खिलाड़ी 55 लाख में आया था उसको आज 13 करोड़ मिल रहे हैं और मैं इसके लिए बड़ा खुश हूँ। इस खिलाड़ी को रिटेन करना बनता था और पैसे देना भी बड़ा लाजमी है। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती हैं जो कि अच्छे स्पिनर हैं, सुनील नरेन हैं, आंद्रे रसल हैं, हर्षित राणा है इसके बाद, और रमनदीप सिंह है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो बड़ा ही अच्छा रिटेंशन है। इस रिटेंशन को देखकर एक चीज़ हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि बड़ा अच्छा यूज़ किया है। यहाँ पर श्रेयस अय्यर को टीम ने जाने दिया है, बट हो सकता है उसके पीछे कुछ अप एंड डाउन्स रहे, या फिर खुद श्रेयस अय्यर अपने आप को कहीं ऑक्शन में ढूंढ रहे, या फिर हो सकता है कि उनके जहन में किसी और टीम का कैप्टन बनना हो। बट मेरे हिसाब से बड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया है फ्रेंचाइजी ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, और मैं इसे कम से कम नहीं तो 8 पॉइंट देना चाहूँगा आउट ऑफ 10। 8 out of 10, दैट्स नॉट अ बैड स्कोर एट ऑल। सो अनुपम तो काफ़ी खुश है केकेआर की रिटेंशन पॉलिसी से। हालांकि केकेआर के फैंस को थोड़ा धक्का लगा जब टीम ने अनाउंस किया कि श्रेयस अय्यर, जिन्होंने कप जिताया था, वो इस साल टीम के साथ नहीं होंगे। पर गंतव्य, आपके पास आता हो, आपके ख्याल में क्या वो डिसीजन बहुत बड़ा था? क्योंकि क्वाइट पॉसिबल अगर श्रेयस अय्यर को यहाँ पर एकोमोडेट करने की कोशिश होती तो कई सारे ये जो बड़े नाम उन्होंने लिए हैं, आंद्रे रसल और सुनील नारायण जैसे नाम, उनको जाने देना पड़ता। तो आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं, क्या स्कोरिंग रहेगी आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स की रिटेंशन पॉलिसी की आउट ऑफ 10? मेरे हिसाब से तो केकेआर की काफ़ी अच्छी रिटेंशन स्ट्रैटेजी रही। अगर नंबर की बात है तो मैं सीधा उन्हें 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। 3-4 बहुत सिंपल रीजंस है। पहला, उनके पास इंडियन फिनिशर है रिंकू में, एक बहुत ही रेयर कमोडिटी होती है कि जो। सेकेंडली, उनके पास 2 एक्सपीरियंस मिस्टर स्पिनर्स हैं इन नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती। तीसरा, उनके पास एक इंडियन डेथ पेस बॉलर है हर्षित राणा में, जो अगेन बहुत ही रेयर कमोडिटी है। और चौथा, उन्होंने 6 स्टार्टर 69 करोड़ में बस बैक कर लिया। अगर आप टीम देखें तो ये 6 के 6 प्लेयर्स है जो हर मैच स्टार्ट करने वाले हैं आपका सीज़न में। इवन इफ रमनदीप सिंह एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए, वो फिर भी टीम का पार्ट रहेंगे। तो 6 प्लेयर्स का मैक्सिमम कैप था 79 करोड़, लेकिन उन्होंने 10 करोड़ कम में, अगर आप उनके सैलरीज देखें तो उन्होंने बस 57 करोड़ में एक्चुअली इन 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है। हालांकि उनके बजट से 69 करोड़ घटेंगे, मगर फिर भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। जो 1.5 नंबर मैंने काटे हैं वो 2 रीज़न्स के लिए है। एक तो मैं आंद्रे रसल के बारे में उतना श्योर नहीं हूँ, उनकी 36 साल की उम्र हो गई है, उन्हें 12 करोड़ देना मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। बट ठीक है, वो प्रोवन परफॉर्मर है, लास्ट ईयर बैट एंड बॉल दोनों के साथ अच्छा था, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आ रहे हैं। दूसरा रीज़न है, ऑफकोर्स पहली बार आईपीएल हिस्ट्री में हुआ है कि एक टाइटल विनिंग कैप्टन को उनकी टीम ने उनको रिलीज़ कर दिया है।
मैं समझ सकता हूँ अगेन उनके रीजंस कि उनको ये 6 प्लेयर्स चाहिए थे, और केकेआर मैनेजमेंट ने भी ये हिंट किया है कि वो श्रेयस अय्यर को रोकना चाहे, बट नेगोशिएशंस नहीं हो पाए सही से। तो हालांकि एक बड़ा लॉस रह सकता है, बट जो 6 प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए उसके हिसाब से उनको ज़्यादा शिकायतें नहीं रहेंगी ऑक्शन में जाते हुए। जी, बहुत बढ़िया पॉइंट वहाँ पर आपने बताया। एक एक जो आपने एंड्रे रसल का फैक्टर बताया कि 36 ईयर ओल्ड, डेफिनेटली नॉट द सेम क्रिकेटर दैट ही वाज 5 ईयर्स अगो, पर जिस तरह से पिछले साल परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी खास थी। मेरे हिसाब से इट इज़ अ 9 आउट ऑफ 10 रिटेंशन पॉलिसी, क्योंकि एंड वेरी सिमिलर रीजंस टू कट दैट 1 मार्क। अगर कप्तान वही रहते तो बहुत अच्छा रहता, पर अगर देखा जाए तो उस कप्तान का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था नहीं, एटलीस्ट विद द बैट। हालांकि श्रेयस अय्यर अच्छे कप्तान हैं, वो हमें कोलकाता की सफलता और दिल्ली की सफलता से पता चलता है जब वो कप्तान रहे हैं, तो उधर ज़रा कमी तो खलेगी, लेकिन बैट से जिस तरह से उनसे रन्स एक्सपेक्टेड थे वो आए नहीं थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको वैसा रिप्लेसमेंट ना मिले। क्वाइट पॉसिबल दैट दे कैन गेट अ कैप्टन हु एक्चुअली स्कोर्स 500 इन द सीजन। सो मेरे हिसाब से दैट्स वन रीज़न। एक और चीज़ ये भी आ जाती है, क्योंकि उन्होंने 6 के 6 प्लेयर्स यहाँ पर रिटेन किए हैं, तो कई सारे ऐसे नाम हैं जो उनको जो फैंस हैं वो चाहते थे कि उनको आरटीएम से लिया जाए, पर अब इनके पास आरटीएम बचते नहीं हैं। वेंकटेश अय्यर, गुरबाज, ये सारे कुछ नाम हैं जिनको फैंस बड़ा पसंद करते थे, और वेंकटेश अय्यर एक उनकी एक रेपुटेशन डेवलप हुई है अभी कि वो क्लच प्लेयर है, वो नॉकआउट्स में परफॉर्म करते हैं, और शायद वो चाहती होगी केकेआर कि उनको वापस वहाँ पर बैक किया जाए, पर उनके पास आरटीएम अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए मेरी तरफ से यहाँ पे भी 9 आउट ऑफ 10 है। बट दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे उन प्लेयर्स की जिनको ये टीम ज़रूर ऑक्शन के दिन टारगेट करेगी। अपनी टीम में जो गैप्स है थोड़े बहुत, क्योंकि ये ऑनेस्टली अगर जैसा आपने कहा कि 6 स्टार्टिंग 11 के खिलाड़ी जो है उन्होंने रिटेन किए हैं, इनमें से अगर किसी को इंजरी ना हो तो इट्स क्वाइट लाइकली कि सारे के सारे मैचेस में हमें ये 6 खिलाड़ी खेलते हुए दिखे। पर आपको क्या क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे पोजीशंस है जहाँ पर अभी कलकत्ता को भरपाई करनी है? आप गंतव्य आप बताइए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली उनको एक कैप्टन चाहिए। अभी जितने प्लेयर्स रिटेन के उनमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो काफ़ी है, पर आई डोंट थिंक कैप्टनसी मटेरियल कोई भी है, स्पेशली जो इंडियन प्लेयर्स है। मेरे हिसाब से केकेआर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन के सर्च में रहती है, इवन अगर वो प्लेयर उस कैलिबर पे परफॉर्म नहीं करे। चाहे आप ब्रेंडन मैकलम को देख ले, चाहे आप इयोन मॉर्गन को देख ले, दिनेश कार्तिक को देख ले, और अभी श्रेयस अय्यर को भी देख ले। उनकी बैट से जैसे कि आपने कहा सीज़न बेस्ट नहीं रहा, बट क्योंकि वो कैप्टन इतने अच्छे थे केकेआर ने उन पे भरोसा रखा। तो मैं एक नाम जो प्रपोज करना चाहूँगा यहाँ पे, वो है फाफ डू प्लेसिस। इवन दो वो 40 साल के हैं, पर केकेआर ने ऑलरेडी दिखाया कि उनको एज से ज़्यादा मतलब नहीं है। उन्होंने 2 36 ईयर ओल्ड्स को, नारायण और रसल को 12 करोड़ दिया है ऑलरेडी। तो फाफ एक प्रोवन आईपीएल परफॉर्मर है, एक आईपीएल कैप्टन भी अच्छे रहे हैं, ऑल्दो उसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं इधर उधर। बट उसके अलावा उनके पास ऋषभ पंत और केएल राहुल 2 और आईपीएल कैप्टन्स रहेंगे मार्केट में। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए वो किस और जाते हैं। वार्नर भी एक नाम है। दूसरा जो मेरे हिसाब से उनको नीड है वो एक ओवरसीज़ पेसर की। हालांकि हर्षित राणा में एक इंडियन पेसर है, एक ओवरसीज़ पेसर हर विनिंग आईपीएल टीम का महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट रहा है। तो नाम तो काफ़ी है, आर्चर है, स्टार्क वापस ले सकते हैं, वो हेजलवुड है, रबाडा है। बट एक नाम जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा वो है बोल्ट। अगेन एज को हम सेपरेट रखते हैं इशू, बट बोल्ट के ईडन गार्डन में काफ़ी अच्छे नंबर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी 8 से कम है, एवरेज भी काफ़ी अच्छी है। तो आई थिंक ये 2 इंटरेस्टिंग टारगेट्स हो सकते हैं केकेआर के लिए। अनुपम, आपके ख्याल में कौन से वो खिलाड़ी होंगे? इनके अलावा आप कप्तानी के लिए एक नॉमिनेशन दे दिया है वहाँ पर गंतव्य ने, और बॉलिंग में भी फास्ट बॉलिंग ओवरसीज़ प्लेयर ट्रेंट बोल्ट। उसके अलावा कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी शायद कमी महसूस होगी इस बार केकेआर को? देखिए अमित, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा गंतव्य से, उन्होंने कई दफ़ा कहा कि जो केकेआर की टीम है वो भाई एज फैक्टर को नहीं देख रही है, वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, वो प्लेयर्स को देख रहे हैं, चाहे उनकी एज 35 साल है, 36 साल है। बट हम लोग ये बात भी मानने को तैयार हो रहे हैं
कि भाई जो आंद्रे रसल या फिर सुनील नरेन, मतलब 35 के ऊपर वाले जो प्लेयर हैं, उनको अगर केकेआर ने रिटेन किया है, तो मुझे लगता है केकेआर को अगर आप देखें तो ब्रांडिंग के पीछे जो प्लेयर के साथ जो रिलेशन है उसको मेंटेन करना चाहती है, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जो 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। और अ, जो एज फैक्टर वाली बात आ रही है, हाँ, वो हम लोग इन खिलाड़ियों के लिए नहीं कर रहे कि केकेआर ने आखिर इनको रिटेन क्यों किया। नो डाउट इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, आंद्रे रसल उनकी नी ठीक नहीं रहती, बट एट द सेम टाइम द वे ही कंट्रीब्यूटेड विद द बॉल लास्ट ईयर स्पेशली, इट वाज अमेजिंग। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा फैसला लिया। और आंद्रे रसल जैसे खिलाड़ी को आप अगर 12 करोड़ रुपए में भैया रख लेते हो तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें केकेआर की एक और जो खासियत है वो ये कि भाई इनका जो सबसे हाईएस्ट रिटेंशन है वो 13 करोड़ रुपए का करीब है, जो रिंकू सिंह ने लिया है। और हम बाकी फ्रेंचाइजी के साथ कंपेयर करें तो उनके जो हाईएस्ट रिटेंशन वाले जो प्लेयर हैं वो बहुत आगे हैं, बहुत महंगे गए हैं। उस हिसाब से तो केकेआर ने तो बड़ा सही डिसीजन लिया है। अब बात करते हैं कि जो पॉइंट था हमारा कि कौन से प्लेयर को लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो केकेआर एक कैप्टन मटेरियल जो है, जो श्रेयस अय्यर जो जा चुके हैं ऑक्शन में उतरेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वापस से श्रेयस अय्यर के लिए टीम भागेगी या ऑक्शन में उनको देखेगी। तो उनको एक कैप्टन चाहिए। अब अगर हम कैप्टन की बात करें तो बहुत सारी जो खबरें आ रही हैं कि भाई शायद पंत पे नज़र होगी, बट मैं कह रहा हूँ केकेआर के पास इतना स्ट्रॉन्ग पर्स भी नहीं बचा हुआ है कि आप पंत जैसे खिलाड़ी को ले सके। शायद पंजाब उनके पीछे जी तोड़ मेहनत करने को तैयार होगी, पूरे जी चाह से उनको पाना चाहेगी अपनी टीम में। बट जैसे गंतव्य ने कहा कि फाफ डुप्लेसिस एक अच्छा ऑप्शन है, एक्सपीरियंस है काफ़ी, और वो एक ऑप्शन हो सकते हैं। बट मुझे लगता है एक प्लेयर और जो केकेआर ने मिस कर दिया है 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद, वो लगता है वो है फिल सॉल्ट, जिन्होंने पिछले सीजन वो बतौर रिप्लेसमेंट के तौर पर आते हैं, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था वो टेरिफिक था और वो काफ़ी अंडररेटेड रहे। तो मुझे लगता है कि अगर ऑप्शन में दोबारा किसी खिलाड़ी को उनको खरीदने का मौका मिलता है तो फिल सॉल्ट जैसा एक्सप्लोसिव बैट्समैन वो ज़रूर लेना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से एक कैप्टन मटेरियल तो आपको चाहिए ही चाहिए। मिचेल स्टार्क चले गए हैं, हम सब जानते हैं कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं वो। मुझे लगता है कि शायद केकेआर को लगा कि कहीं ये एक बड़ी गलती ना हो जाए, तो हो सकता है कि दोबारा मिचेल स्टार्क को वो उठाएं या पिकअप करें। बट जिस प्रकार की खबरें आ रही है और ख़ासकर मिचेल स्टार्क काफ़ी नाखुश दिखाई दे रहे हैं कि उनका ये कहना था कि मुझे बिल्कुल भी इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो पता नहीं क्या होगा। बट मुझे लगता है कि शायद लेने अगर वो सही डील में मिल जाते हैं तो। बट कैप्टन मटेरियल के तौर पे उनको एक खिलाड़ी देखना पड़ेगा जिसके लिए फाफ फिट बैठते हैं। ऋषभ पंत को मुझे नहीं लगता वो ले पाएंगे, मेरे हिसाब से तो यही रहेगा। तो बेसिकली बात ये है कि एक जो क्रीमी लेयर है आपके कैप्टन्स की, जहाँ पर बड़े बड़े नाम हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत, उनके लिए जाने के लिए इनके पास उतना बजट बचेगा नहीं, तो उनको एक बोलते हैं ना टीयर 2 का फिर कैप्टन उठाना पड़ेगा। प्रॉबली जैसे फाफ डुप्लेसी है, उन पर सब टीमें उस तरह से दाव लगाएगी नहीं क्योंकि उम्र उनकी 40 है, हालांकि प्लेयर अभी भी बहुत तगड़े हैं, तो शायद वो उनके लिए फिर एक अच्छा ऑप्शन बचता है। तो ये तो केकेआर की बात थी। केकेआर चैम्पियन टीम रही है, इसीलिए बहुत सारी नज़रें रहेंगी उन पर एक टीम की अब हम बात करेंगे जो कि अभी तक इतने सालों में कभी भी चैम्पियन नहीं बन पाई है, और इस बार जो रिटेंशंस हुए हैं उसमें भी हर बार की तरह काफ़ी सरप्राइज़ किया है। नया मैनेजमेंट आया है, नए सेटअप के साथ शुरुआत होगी इस बार आईपीएल में। दिमाग बदानी को कोच बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स की। पिछले साल भी काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा था उस टीम का, और जिस तरह से इस बार रिटेंशंस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई मीन, मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहूँगा, गंतव्य और अनुपम, आप अगर हम वही वापस ग्रेडिंग करें, अगर रेटिंग दे 10 में से, तो क्या रेटिंग देंगे दिल्ली कैपिटल्स के रिटेंशंस की? अनुपम। देखिए अमित, अगर मैं डीसी के रिटेंशन को देखूं तो सबसे पहला ही जो नाम है अक्षर पटेल का, वो मुझे सही तो लगता है इनका डिसीजन, बट 16.5 करोड़ रुपए देना क्या सही था? क्या आप इनको दोबारा ऑप्शन में नहीं उठा सकते थे? ये मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी महंगी डील हो गई है। उसके बाद अगर आप देखें तो कुलदीप यादव है जिन्हें 13.25 करोड़ में खरीदा गया है। चलिए, एक रिस्क स्पिनर का किरदार बहुत अहम हो जाता है, खासकर जब हम T20 फॉर्मेट की बात करते हैं। और खासकर अगर आप दिल्ली की पिच को भी देखें, फिरोज शाह कोटला की, तो शुरुआत में तो हमें पेस देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मैचेस होते हैं या टूर्नामेंट आगे बढ़ता है
तो वो स्लो होती रहती है। और मुझे लगता है स्पिनर्स की जो नीड है वो हर फ्रेंचाइजी समझती है। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बहुत ही शानदार खेला है। मेरे ख्याल से पिछले सीजन वो दिल्ली के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं और उन्होंने 3 हाफ सेंचुरी लगाई थी। और अभी भी उनका जो करियर का जो दौर चल रहा है, मुझे लगता है वो अपने पीक पर है, तो उनको मिस करना तो एक गलती होती। और उसके बाद अभिषेक पुरल को लेकर, ठीक है, अनकैप्ड इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज है। अब चूंकि आपके पास पंत नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि आपको एक विकेट कीपर का एक ऑप्शन चाहिए था। और पोरेल की एक पारी में हमने देखा है कि उन्होंने शायद लखनऊ के खिलाफ 33 बॉल पर 58 रन की जो पारी खेली थी लास्ट ईयर, वो बड़ी धांसू थी, धमाकेदार थी। तो रिटेंशन तो ठीक है, बट स्टिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई है और ऑक्शन में इस टीम को, इस फ्रेंचाइजी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट उस हिसाब से अगर मैं रेटिंग दूँ इस टीम को, इस फ्रेंचाइजी को, इनकी रिटेंशन के हिसाब से, तो आई वुड गिव देम 6 आउट ऑफ 10। 6 आउट ऑफ 10 देन। बट गंतव्य, क्या आपकी रेटिंग भी किसी इसी सेम जोन में है या थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे? मैं बताइए, दिल्ली को आप कितनी रेटिंग अनुपम देंगे उनकी रिटेंशन पॉलिसी पे? मैं अनुपम से थोड़ा डिसएग्री करूंगा इधर। पहले अक्सर की बात पे आते हैं। मैं मानता हूँ कि हो सकता है अक्सर इतने महंगे में नहीं जाता मेगा ऑक्शन में, बट आई थिंक उनको 16.5 करोड़ देना डीसी का एक तरीके से उन पे ट्रस्ट डालने का तरीका है कि आप हमारे की प्लेयर है। लास्ट सीज़न ना ही बस बॉल से उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बट बैटिंग में कई बार उन्होंने कभी 3 पे आके, कभी 5 पे आके, कभी 6 पे आके बहुत क्रूशल नॉक्स खेल के दिल्ली को मुश्किल सिचुएशन से बचाया था। तो आई थिंक वो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी है 16.5 करोड़ का जो आंकड़ा है। ऑब्वियसली एक बड़ा मिस है ऋषभ पंत, ऑन फील्ड तो है ही बड़ा लॉस, बट उससे ज़्यादा आई थिंक ब्रांडिंग के मामले में लॉस रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं इस जनरेशन के वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है ऋषभ पंत, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे क्रिकेट फील्ड पे हो। तो मेरे रैंकिंग 7 रहेंगे। आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है दिल्ली के रिटेंशन का, वो है कि उनके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है जो बैट्समैन से अलग तरह ले जाते हैं बॉल। एक है अक्षर पटेल जो ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और एक है कुलदीप यादव जो कि अनऑर्थोडॉक्स रिस्ट आर्म स्पिनर है। और मेरे हिसाब से अभिषेक पुरल 4 करोड़ में एक बहुत बड़े बार्गेन है, जिस तरीके से उन्होंने लास्ट ईयर परफॉर्म किया। इवन ट्रिस्टन स्टब्स भी दिल्ली के छोटे ग्राउंड में, जहाँ पे आईपीएल की सबसे फ्लैट पिच रही है, वहाँ पे बड़े छक्के लगाने को बहुत काबिल है। तो मेरे हिसाब से बैंग एवरेज विंडो रहा है, ना ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है ना ज़्यादा कम, तो 7 उनके लिए सही आंकड़ा रहेगा। आपकी क्या विचार है? मैं उनको 3 आउट ऑफ 10 दूंगा। और मेरा मेरा विचार यहाँ पर ये है कि इस टीम ने हर बार की तरह फिर से रायता फैलाया है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं अनुपम के यहाँ पर जो वक्तव्य दिया है कि अक्षर पटेल बढ़िया खिलाड़ी है, ऑलराउंड स्किल्स लाते हैं, पर अगर कुल मिलाकर आप फिर भी देखें पिछले 3 साल में आपके ऑलराउंडर जो है, और वो ऑलराउंडर थोड़े एक्सीडेंटल ऑलराउंडर है, क्योंकि दिल्ली की ऐसी हालत होती थी कि वो 7वें 8वें ओवर में आ जाते थे डिस्पाइट बैटिंग एट नंबर 6। तो ये नहीं है कि उनको नंबर 3 या नंबर 4 पर कंसिस्टेंटली खिलाया गया है। तो सब कुछ अगर मिलाकर देखें, 700 रन है इस तीन सीजन्स में और 28 विकेटें हैं। तो किसी भी पैमाने पर ही हैज़ नॉट बीन अ सुपरस्टार टू गेट 16 सीआर। एंड जहाँ तक आप बात करते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, पर किस बात का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? आप उनको क्या कप्तान बना रहे हैं? कप्तान के लिए शायद वो उतना फिट नहीं है, कैप्टनसी मटेरियल कैप्टनसी करते हुए कभी देखा नहीं है। और इस रेट पर आप ज़रूर, इससे कम पर आप खरीद सकते थे ऑक्शंस में अक्षर पटेल को, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक स्पिनर है, कुलदीप यादव जो रेस्ट स्पिनर है वो आपके पास ऑलरेडी है, वो एक स्पेशल स्किल आपके पास ऑलरेडी लाता है। अक्षर पटेल फॉर 16 CR, to me that doesn't make sense at all. Abhishek Porel, again, I have no clue how does someone who has played only 28 T20s, जिसमें से 18 IPL के उनके मैचेस है, how does he get retained? एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। 18 मैचेस में 2 उनकी हाफ सेंचुरीज है। एक मैच में उन्होंने शायद 65 बनाए थे, पर ही वॉज कम्प्लीटली ओवरशैडोड बाय द बैटिंग ऑफ जेक फ्रेजर मैककर्क। तो मेरे हिसाब से तो सेंस नहीं बनता है। हालांकि ऑफ कोर्स ऋषभ पंत चले गए हैं तो विकेट कीपर की ज़रूरत है, और विकेट कीपर उनको पता है कि लिमिटेड कमोडिटी रहती है ऑक्शन में, तो अक्सर उनका प्राइस बढ़ जाता है।
But at the same time, Abhishek Porel does not even walk into my playing 11 every match of the season. So I can't make sense of that retention. Tristan Sub, any team would retain him. At this point, as you said, अपने पीक पे है और उनका ग्राफ बस ऊपर ही जाता जा रहा है. सो ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट यंग टैलेंट टू बैक. कुलदीप यादव, आई एम इन अग्रीमेंट. हालांकि इस सीज़न से पहले वाले सीज़न में 14 मैचों में सिर्फ 10 विकेट निकाले थे. तो कुलदीप यादव इज स्टिल, डिस्पाइट हिज टैलेंट, इज़ अ वेरी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कमोडिटी. पर फिर भी अगर आपको प्लेयर्स रिटेन करने हैं तो आपने किए हैं. पर अक्षर पटेल एट मोर देन 16 करोड़ एंड अभिषेक पोरेल का रिटेंशन ही मुझे, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस टीम 3 out of 10 ऑन देयर रिटेंशन पॉलिसी. आई हैव नो क्लू हाउ एंड व्हाई यार जेक अमित, फ्रेजर बहुत मैकगर बहुत वाज कम नॉट. पॉइंट दे रहे हो भाई तुम तो यार. नहीं, बहुत मुझे, मैं कम. बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली मुझे से उम्मीद है कि ऊपर, शायद दिल्ली. ये दिल्ली कैपिटल्स वाले हमारा वीडियो ना देख लें. नहीं, अगर देखे भी तो शायद उनको ये मैसेज पहुंचना चाहिए. और अभी देखिए, दिल्ली कैपिटल्स टीम भी ऐसी है जो कि हर 2 साल में उनका मैनेजमेंट बदलता है ना. अभी नए कोच आए हैं तो पुरानी कोच पॉन्टिंग और सौरव गांगुली से टीम बनी नहीं. अभी फिर से एक बार रीस्टार्ट करेगी ये टीम, और रीस्टार्ट करेगी विद दिस बेस. आई डोंट थिंक लाइक कुछ फ्यूचर इनका ब्राइट है. हालांकि एक पॉजिटिव ये बात है कि हेमांग बदानी जो है वो काफ़ी डिफरेंट वेरी टीम्स को कोच कर चुके हैं. वो TNPL में बहुत सक्सेसफुल कोच रहे हैं, लंकन प्रीमियर लीग में कोच रहे हैं, IL T20 में कोच रहे हैं. तो उनको परख है लोकल टैलेंट की, स्पेशली साउथ इंडिया से. सो आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट ही डज विद द टीम. बट जो रिटेंशन पॉलिसी है, अब मुझे नहीं पता उनका कितना से रहा होगा इस रिटेंशन पॉलिसी पे, पर ये रिटेंशन पॉलिसी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मेरे लिए डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. यार अमित, आपसे I और गंतव्य से माफ करना यार, मेरा तो एक सवाल ये होगा कि मुझे तो ये लग रहा है कि जेक फ्रेजर मैकगर को लेकर कहीं इन्होंने अपना बेड़ा गर्क तो नहीं कर लिया. हम लोग ये तो कह रहे हैं कि नहीं 16.5 करोड़ में आपने अक्षर पटेल को ले लिया, बट यार एक ऐसा ओपनिंग प्लेयर जो धमाकेदार शुरुआत करके आपको देता है और इतना यंग टैलेंट है, उसको आपने मिस कर दिया. डू यू थिंक ये एक बहुत बड़ा एक मिस्टेक या फॉल्ट हो गया दिल्ली कैपिटल से? मैं आपको बताता हूँ कि जेक फ्रेजर मगर को रिटेन करने से क्या दिक्कत होती है, और वो क्रिकेटिंग रीज़न नहीं है. अभी दिल्ली ने 3 कैप प्लेयर्स को रिटेन किए हैं. जैसे ही वो एक चौथा प्लेयर ऐड करते उस लिस्ट में, उन्हें 18 करोड़ और पर से देने पड़ते. अब आप लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि अक्षर पटेल जैसे प्लेयर को ज़्यादा कीमत दी गई है. अगर 18 करोड़ और देने पड़ते तो वो कैसे ही अपना पर्स डिस्ट्रीब्यूट करते कि उनके डिसीजंस जस्टिफाइड होते. अभी उनके पास राइट टू मैच है जिसमें वो जेक फ्रेजर मगर को वापस ख़रीद सकते हैं. एंड मैं काफ़ी श्योर हूँ कि 18 करोड़ से तो कम ही उनका ऑक्शन में प्राइस रहेगा. तो अगर आप क्रिकेटिंग एस्पेक्ट से देखें तो आपको लग सकता है कि अरे GFM जैसे टैलेंट को कैसे रिटेन नहीं किया. बट आई थिंक ऑक्शन जिस तरीके से डिज़ाइंड है, इट मेक्स परफेक्ट सेंस. और मैं एक हल्का सा रिबटल आप लोग को देना चाहूँगा आपके अक्षर पटेल वाले पॉइंट पे. हम ये कंसिडर करना भूल जा रहे हैं आई थिंक कि दिल्ली का जो ग्राउंड है वो वन ऑफ द मोस्ट बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड्स है पूरे IPL में. वहाँ पे 200 बनना जीतने की कोई गारंटी नहीं देता आपको. हमने पहले वर्ल्ड कप में देखा और फिर ये वाले IPL में देखा. वैसे में अक्षर पटेल की इस साल की इकनॉमी 7.7 कुछ रही. तो आई थिंक वो एक यूटिलिटी है जो यूनिक है और कोई प्लेयर नहीं दे पाएगा उनको. वो जिस तरीके से दिल्ली के पिच को समझ के वहाँ पे रन बचा सकते हैं. उनके जो 4 ओवर होते हैं वो कई बार तो बुमराह समान होता है, जहाँ वो 4 ओवर में 20 रन दे रहे हैं और टीम्स 220-230 मार ले रही है. सेम आर्ग्यूमेंट है अभिषेक पोरेल के लिए. उन्होंने जो एक्सप्लोजिवनेस दिखाई है टॉप ऑफ द ऑर्डर, आई थिंक दिल्ली में पावर प्ले मैक्सिमाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब खाली 2 फील्डर बाहर रहे. तो पोरेल अगेन वो एक यूनिक स्किल सेट लाता है. वो विकेट कीपर बैटर भी है जो कि पंत जाने के बाद ऑब्वियसली दिल्ली को नीड थी. तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग के रिजर्वेशंस, बट आई थिंक इतना भी बुरा सीन नहीं है जितना आप सबको लग रहा है. मैं शायद इस बात से अग्री नहीं करता गंतव्य की पिच जो है वो बहुत बैटिंग फ्रेंडली है, बिकॉज वो सीजन बाय सीजन चेंज होता है. क्योंकि कुछ सीजन पहले तक दिल्ली की पिच वाज एक्चुअली लो एंड स्लो. कोटला ग्राउंड बहुत छोटा है, तो वहाँ पर अगर आपको स्टार्ट मिल जाती है आप उसको बड़ा कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप लगातार विकेट गिरते रहते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यू बैटर टू कम इन एंड प्ले शॉट्स.
एंड वो हिस्टोरिकल मैं उस पिच की बात बता रहा हूँ, पिछले सीजन में रन लगे थे पर इट्स नॉट ऑलवेज द पिच। 2-3 साल पहले की बात है, इट्स अ पिच जहाँ पे 160 170 बन जाते थे, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज अ 200+ पिच दैट वी सॉ लास्ट ईयर। तो अक्षर पटेल क्वालिटी बॉलर, नो डाउट्स ऑन हिज स्किल्स, बट ही इज़ नॉट द गाय आई वुड रिटेन फॉर 16 CR, स्पेशली बिकॉज ही इज़ नॉट माई कैप्टनसी मटीरियल। अगर मेरे को उनसे कैप्टनसी भी मिलती तब मैं आपको ज़रूर अग्री करता, पर उनसे मुझे कैप्टनसी नहीं मिल रही है। और अक्षर पटेल का जो मैंने ये बात बोली कि वो एक एक्सीडेंटल ऑलराउंडर थे, आप क्या अगर आपके पास प्रॉपर पूरी टीम हो तब आप उनको हर मैच में नंबर 4 पे भेजेंगे? नहीं, आप उनको नंबर 6 या नंबर 7 पर ही रखेंगे। और उसमें क्या उनकी पूरी यूटिलिटी होगी, उनके बैटिंग स्किल्स की पूरी यूटिलाइजेशन होगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। तो येस, हिज बॉलिंग इज़ गुड, डिसेंट, कैन, हमने देखा फाइनल में, वर्ल्ड T20 के फाइनल में, इट कैन गो ईदर वे। बट या एट नो पॉइंट वुड आई से कि अक्षर पटेल इज़ अ प्लेयर आई वुड गिव 16 CR, एंड बिकॉज फियरिंग कि वो 16 CR में मुझे ऑक्शन में नहीं मिलेंगे। सो या दैट्स वन बिग रीजन दैट आई थिंक द Delhi planning is absolutely bullshit. So yeah, I would call that out. But very interesting. Moving to the second part of this discussion. Now that we know ये खिलाड़ी है इनके पास, कौन से खिलाड़ी की ज़रूरत है? ऋषभ पंत नहीं है, डेविड वार्नर नहीं है, तो कप्तान की बिल्कुल ज़रूरत है। कौन से कप्तान आपको लगता है दिल्ली, उनकी जो हिस्ट्री रही है कैप्टनसी लोगों को देने की, कौन से कप्तानों पर नज़र रहेगी? अनुपम। देखिए अमित, जाहिर सी बात है कि दिल्ली की टीम को देखा जाए तो कैप्टन तो आपको चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत को आपने यहाँ पर जाने दिया है। और ऋषभ पंत ने भी इसके लेकर जो खुलासा था वो थोड़ा उनके ट्वीट से मालूम चल गया था, जब उन्होंने रात के 1-2 बजे डाला था कि भाई अगर मैं ऑप्शन में उतर जाता हूँ तो आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए। तो वो एक अंदेशा था लोगों के मन में जो कंफर्म हो चुका था कि भाई शायद ऋषभ पंत इस फ्रेंचाइजी में, इस टीम में नहीं रहने वाले हैं। उसके पीछे और भी रीजंस कहे जा रहे हैं कि भाई 2 ग्रुप हैं आपके पास, एक GMR का है, एक JSW का है। जो GMR का ग्रुप है उसमें ऋषभ पंत आए नहीं थे, वो पहले आए थे। लेकिन अब जो ये GMR वाला जो ग्रुप है जो क्रिकेट ऑपरेशंस को हैंडल करेगा DC के लिए, अब मुझे उसको देखते हुए लगता है कि काफ़ी हद तक दे कैन प्लान फॉर श्रेयस अय्यर इन द ऑक्शन, क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जो दिल्ली में तब कप्तान थे जब GMR इनका ऑपरेशन जो थी वो संभाल रही थी। तो मुझे लगता है कि ऑक्शन में हो सकता है कि वो श्रेयस अय्यर को एक बार वापस से टीम में लाना चाहें, क्योंकि श्रेयस अय्यर बीच में जब बतौर कप्तान खेल रहे थे तो मुझे ध्यान है कि उनको, आप लोग को भी मालूम होगा, इनको चोट लग गई थी और फिर कप्तानी जो है ऋषभ पंत के हाथों में चली जाती है। तो मे बी श्रेयस अय्यर कुड बी दी पोटेंशियल कैप्टन फॉर DC। बट इसके अलावा अगर दूसरे खिलाड़ियों की बात करें कि दिल्ली को क्या चाहिए, कौन से खिलाड़ियों को लेना चाहिए, मुझे लगता है रसीक सलाम के रूप में आपके पास एक अच्छा अनकैप प्लेयर था, एक अच्छा बॉलर है जो लाइन लेंथ और वेरिएशन उन्होंने दिखा दिया था। पिछले सीजन उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी दिल्ली के लिए। इसके अलावा अभी जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था उसमें भी हमने देखा कि उन्होंने इंडिया के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और एक मैच में मेरे ख्याल से शायद UAE के खिलाफ था, उन्होंने 3 विकेट लिए थे शायद एक ही ओवर में। तो वो एक अच्छा बॉलर के ऑप्शन में, एक अच्छे यंग टैलेंट बॉलर के रूप में मैं देखता हूँ कि उनको शायद दिल्ली की जो टीम है वो ऑक्शन में देखना चाहेगी, क्योंकि वो पहले दिल्ली से खेल चुके हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप इनका बॉलिंग ऑर्डर देखें जो पहले रहा है तो उसमें काफ़ी प्लेयर जा चुके हैं, जिसमें नौरकिया थे, जिसमें आपके पास ईशांत शर्मा थे, उसके ऊपर से आपके पास मुकेश कुमार जैसा मतलब इंडियन बॉलर था। ये सारे जा चुके, तो हो सकता है, क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और दिल्ली है तो भाई दबंगों वाली दिल्ली तो रहती है, लेकिन देखिए ये अपने दबंग को वापस लेना भी जानते हैं। तो हो सकता है कि मोहम्मद शमी की भी वापसी हो जाए, क्योंकि मोहम्मद शमी को अगर आप आपके जहन ये नाम जब ध्यान आता है तो मुझे ध्यान आता है जब दिल्ली को दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जाना जाता था तो मोहम्मद शमी इसी टीम का हिस्सा थे। हालांकि अभी उनकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी और कितने फिट हैं वो उसको देखना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि मोहम्मद शमी पे कोई भी इतने पैसे खर्च करने वाला नहीं है। और चूंकि ये काफ़ी टाइम पहले से जुड़े हुए हैं, जब मेरे ख्याल से ज़हीर खान अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर थे, वो भी दिल्ली में थे, तो उस टाइम से मोहम्मद शमी थे, बीच में वो फिर चले जाते हैं। तो शायद हो सकता है कि जो पेसर्स की कमी हो रही है उसकी भरपाई करने के लिए वो मोहम्मद शमी पर भी चले जाएं।
तो एक बड़ा नाम मोहम्मद शामी यहाँ पर अनुपम के ख्याल में वापस आ सकते हैं यहाँ पर दिल्ली में, और मोहम्मद शामी बिल्कुल अपने आप को अवेलेबल बताया है, आईपीएल लिस्ट में है, 2 करोड़ उनका बेस प्राइस भी है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि किस टीम में जाते हैं। गंतव्य ओपनर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने बात करी, जेएफएम नहीं है, डेविड वार्नर नहीं है। उसके बाद जो है एक शे होप थे पिछले साल नंबर 3 नंबर 4 पर, वो भी नहीं है। तो इन पोजीशंस में कौन सा खिलाड़ी है जो दिल्ली के स्कीम ऑफ थिंग्स में बेटर बैठता है? और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर चांस है दिल्ली का ऋषभ पंत को केएल राहुल से रिप्लेस करना, क्योंकि वही एक लाइक फॉर लाइक आपका विकेट कीपर बैटर, बट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, समथिंग दैट दे एक्चुअली रिक्वायर? आई डोंट थिंक केएल राहुल एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दिल्ली ने 4 प्लेयर्स रिटेन किए तो उनका पर्स कुछ खास नहीं है उनके। वैसे 70 करोड़ है, काफ़ी है, मोस्ट टीम से ज़्यादा है, मगर केएल राहुल हाँ पे एग्जैक्टली, आई थिंक सेकंड हाईएस्ट है उनके हाँ, पास, मगर सेकंड या थर्ड थर्ड हाईएस्ट हाईएस्ट है। है। बट केएल राहुल पे स्पेंड करना, अगेन उनका प्रोवन रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, और जैसा मैंने पहले कहा कि दिल्ली के ग्राउंड में पावर प्ले मैक्सिमाइज करना, और ये इन जनरल आईपीएल का ट्रेंड बनते जा रहा है कि रनों की औसत बढ़ती जा रही है साल पर साल, स्पेशली इम्पैक्ट प्लेयर के साथ। तो पावर प्ले में जो टीम्स अच्छा करती हैं, चाहे आप केकेआर को देखें लास्ट सीजन, चाहे आप हैदराबाद को देखें, दोनों फाइनल में पहुंची, दोनों पावर प्ले में धुआंधार खेली। तो केएल राहुल लेते ही आपको पावर प्ले पे क्वेश्चन आ जाएगा कि आप स्लो हो जाएंगे, और दिल्ली में वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। ओपनर के लिए आई थिंक जेएफएम को वो 100% राइट टू मैच खेलने वाले हैं। अगर गलती से वो 18 करोड़ के ऊपर चले गए तो भी मेरे हिसाब से राइट टू मैच खेला जा सकता है, क्योंकि उन्होंने वो प्रतिभा दिखाई है, स्पेशली दिल्ली जैसे ग्राउंड में अच्छा खेलने की। पेसर की बात करी आपने, तो एक प्लेयर जो मेरे हिसाब से रिटेन होंगे ज़रूर वो है खलील अहमद। मुझे तो लगा था कि वो ऐसे भी रिटेन हो सकते थे, बट इंडिया ने उनको एक T20 खिला लिया श्रीलंका में, तो वो कैप प्लेयर्स में आ गए वापस, और 11 करोड़ में भी दिल्ली को सेंस नहीं बना इतने पैसे देने के। खलील अहमद तो वैसे भी मेरे हिसाब से कैप्ट प्लेयर ही रहते, क्योंकि उन्होंने मैचेस खेले हुए हैं इंडिया के 2019 लिए। में लास्ट खेला था इंडिया के लिए, जहाँ तक मैंने लास्ट चेक किया। तो आई थिंक वो डेडलाइन के बहुत पास रहते हैं, मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट इधर वे उनको अभी 18 एक्स्ट्रा करोड़ देने पड़ते रिटेन करने के लिए, जिसका सेंस नहीं है। बट राइट टू मैच के लिए तो काफ़ी सही ऑप्शन है। मैं एक और नाम देना चाहूँगा कैप्टेंसी के लिए। ये मेरे पिक तो नहीं होंगे, बट हो सकते हैं हेमंग बदानी के पिक हो। वो है एडन मार्करम। जैसा कि हम जानते हैं, हेमंग बदानी SA20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बैटिंग कोच रहे, और 2 ही सीज़न हुए हैं SA20 के, दोनों एक ही टीम जीती है, जो कि है सनराइजर्स ईस्टर्न केप, और दोनों सीजन्स में कैप्टन थे एडन मार्करम। उनके बैटिंग की परफॉर्मेंस अप डाउन रही है, जिस तरह की उनकी आईपीएल में भी परफॉर्मेंस रही है। बट जहाँ तक कैप्टेंसी की बात आती है, आई थिंक वो श्रेयस अय्यर के मोल्ड में एक बहुत सॉलिड मैन मैनेजमेंट वाले कैप्टन है, जिनको टैक्टिक्स की बहुत अच्छे से समझ है, जो एक्सपीरियंस भी है बहुत, जो साउथ अफ्रीका को भी कैप्टन कर चुके हैं पास्ट में। तो अगर श्रेयस अय्यर नहीं मिला, आई थिंक श्रेयस अय्यर फिर भी उनका टॉप पिक रहेगा कैप्टन के लिए। बट अगर श्रेयस अय्यर नहीं मिलता, अगर उनके दाम ज़्यादा चले जाते हैं, तो आई थिंक मार्करम एक इंटरेस्टिंग सेकंड पिक हो सकता है। या फिर आप कह रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आप अक्सर को कैप्टेंसी मिलते तो नहीं देखते, लेकिन मैं देख सकता हूँ अक्सर को कैप्टेंसी मिलते हुए। अरे मत बनाओ यार गंतव्य कैप्टन भाई। मैं समझता ये हूँ बार लोग कि हम वेट करते हैं इस चीज का कि क्या अक्सर को यहाँ पर कैप्टेंसी, बिकॉज इट्स अ बिग कॉल गंतव्य। आप देखिए, And now that you have made the call, you have to stick to it. पंत ने भी पहले ज़्यादा कैप्टेंसी नहीं की थी दिल्ली के, तो दिल्ली को डर तो नहीं है ऐसे बड़े कॉल्स लेने में, और उनका थोड़ा इधर उधर भी ना तो रहता दिल्ली है। को डर है और ना तो उनको उम्मीद है किसी ट्रॉफी की, इसीलिए वो ऐसे बड़े कॉल्स ले लेती है। वो तो सोच की डिफरेंस। पर एनीवे, पर एक एडन मार्करम पे आपने जो पॉइंट बताया है, मेरा वही बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत बैटिंग और कैप्टनसी दोनों अच्छी करते हैं। पर हैदराबाद के लिए उन्होंने एक सीज़न कप्तानी करी और टीम जो थी वो नंबर 10 पर फिनिश करी और उनके रन भी नहीं आए। तो
आप जब भी एक फॉरेनर कैप्टन बनाते हैं, यू आर ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ रनिंग टू अ पॉइंट वेयर इन द मिडल ऑफ द सीजन यू आर इन अ catch-22 सिचुएशन कि ये बंदा मुझे रन तो नहीं दे रहा है, मैच शायद 2-3 जिता दिए हैं कैप्टनसी से, तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किसी से, बट दैट वुड ऑल्सो नॉट बी ग्रेट फॉर PR। तो वही है, वो कुछ कैलकुलेशंस होती है जो कि आपको, अगर आप फॉरेनर कैप्टन बना रहे हैं, you have to take someone who you're absolutely sure will give you performance. Having said that, DC has a very, very weird, when it comes to very weird history of picking players at the auction. We have seen them bidding very high for players like Colin Munro, Riley Russo, Manish Pandey, पिछले साल कुशाग्र के लिए भी। तो we never know what comes out of DD's auctions. Very entertaining auctions, but somehow it never translates into a great team on paper, and that never translates into a good performance on the field. So yeah, that's something that I think would not change despite a change in the management. पर फिर भी यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉल लिया है गंतव्य ने। वो कहते हैं कि अक्षर पटेल को कप्तान बनाया जाएगा। और पृथ्वी शॉ के बारे में, बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन, व्हाट हैपेंस टू पृथ्वी शॉ? मुंबई ने उनको ड्रॉप कर दिया है, DC ने उनको रिटेन नहीं किया है। बड़े सारे जो ब्रॉडकास्टर्स चला रहे थे, बिग नेम्स अवेलेबल फॉर ऑक्शन, जहाँ पर बात हो रही थी ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और KL राहुल की, वहाँ पर पृथ्वी शॉ का नाम दूर दूर तक नहीं था। What happens to Prithvi Shaw? Is Delhi going to take that punt again on him, or is it possibly the end of the road? And another player, Sarfaraz Khan, played for Delhi last, as far as I remember. Is there a chance for these two players somehow making a comeback to Delhi? आई थिंक सरफराज खान के लिए तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि हालांकि वो IPL में परफॉर्म नहीं किए हैं, क्योंकि वो अब एक टेस्ट टीम के ऑलमोस्ट फर्स्ट 11 मेंबर है, या फिर डेफिनेटली एक स्क्वाड मेंबर फर्स्ट बैकअप के रोल में है। तो ब्रांडिंग की बात आ जाती है वापस। हो सकता है कुछ टीम्स उनको एज अ ब्रांड देख रहे हो, क्योंकि उनकी अगेन बैक स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। तो आई थिंक उस पर खेलाएगा, उन पर बिडिंग कितनी चाहती है वो तो ऑक्शन का कमाल है, इसलिए हम ऑक्शन देखते हैं, क्योंकि अगर हमें पता नहीं कब क्या हो सकता है। पृथ्वी शॉ की जहाँ तक बात है, आई थिंक ये जो कॉल है थोड़ा सिंबॉलिक भी है। उन्मुक्त चंद एक और दिल्ली के प्लेयर है जो मेरे दिमाग में आते हैं, ऐसे ही यंग एज में उनका बहुत नाम हुआ था, बट परफॉर्म नहीं कर पाए। वो एक मिचेल स्टार्क की डिलीवरी हम सबको याद होगी, और वहाँ से करियर ख़त्म हो गया। ब्रेट ली की पृथ्वी शॉ का भी वही है। इंग्लैंड में उन्होंने अभी कुछ वनडे कप में अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बट इतनी इनकन्सिस्टेंसी कोई IPL टीम अफोर्ड नहीं कर सकती, स्पेशली एक मेगा ऑक्शन में जहाँ पे बहुत कैलकुलेटेड डिसीजंस की नीड रहती है। तो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर पृथ्वी। End of the road. So the two big calls from Gantavya here. Akshar Patel can be the captain of DC, and Prithvi Shaw might not be seen in the IPL any longer. So let's see इनमें से कौन सा सही प्रूव होता है। कुछ ही टाइम में हमें पता लग जाएगा, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में जो है IPL का मेगा ऑक्शन है जेडा में ऑन November 24th and 25th, और हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर मेरा आपसे सवाल रहेगा, मेरे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं स्पोर्ट्स कैफ़े के, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और हमें कमेंट्स में बताइए कि कौन से वो खिलाड़ी है जिसके लिए KKR ज़रूर आपको लगता है ऑक्शन में जाएगी। और दूसरी बात, दिल्ली कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करेगी उनके प्लानिंग के हिसाब से, उनकी जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से। तो बहुत बहुत शुक्रिया गंतव्य और अनुपम। ये अक्षर पटेल वाला भाई प्लीज कमेंट करके बताना कि कैप्टन बनाना चाहिए कि नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत देखो अब यहाँ पर टीम गंतव्य वर्सेस टीम अमित एंड ये गंतव्य ने आग लगाने वाली बात कर दी है भाई, इसके पे तो कमेंट आना चाहिए। यस, गंतव्य ने यहाँ पर he has stuck his neck out and made a big call. So आप हमें बताइए कि क्या आप गंतव्य से सहमत है या नहीं। बाकी कमेंट्स छोड़ दीजिए, गंतव्य का जो ये बड़ा कॉल है उससे सहमत है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी वापस, फिर से 2 टीम्स की बातें करेंगे अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए शुक्रिया, और देखते रहिए स्पोर्ट्स कैफ़े। आपको वन कप क्रिकेट पे वापस मिलेंगे हम कुछ ही दिनों में।